जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। अगर आप उन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखे जिसके मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका है तो नीचे लिंक दिया जाकर वहाँ से मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप क्लास 12th में यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं या उसके साथ साथ आप जेईई मेंस और नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो चैनल आप लोग के लिए बिल्कुल रहेगा। आज के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा और वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ये हम छोटा छोटा पार्ट लेकर आ रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, छोटा छोटा हो ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आवेश वितरण क्या होता है। सतत आवेश वितरण मतलब क्या कि ये वितरण मतलब क्या होता है। वितरण मतलब किसी चीज़ को बिछाना हो वितरण है, लेकिन किसको बिछाना, आवेश को, तो आवेश वितरण हो गया। लेकिन आवेश हम बिछाएंगे कैसे, इकट्ठा इसे पूरे देंगे कि धीरे धीरे डालेंगे, मतलब खूब तेज फैला देंगे। तो कह रहा सतत मतलब एक समान रूप से आवेशों को बिछाना या वितरित करना क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण। लेकिन सतत आवेश वितरण मुद्दा ये उठता है सर जी कहाँ कहाँ बिछा सकते हैं। तो क्वेश्चन तीन तरीके से आप इसको बिछा सकते हैं। नंबर 1 रेखीय, क्या होता है, एक रेखीय मतलब एक रेखा पर बिछा दीजिए। दूसरा या तो आप पृष्ठ मतलब एक चद्दर पे बिछा दीजिए। और तीसरा या तो सर जी आप आयतन पे निकाल दीजिए, क्या आयतन पर बिछा दीजिए। तो अगर रेखीय पर डालेंगे तो इसे बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण। अगर आप पृष्ठ पर करेंगे तो क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश वितरण। और इसको बोलेंगे आयतनीय आवेश वितरण या आयतन आवेश वितरण। मतलब ये कि अगर एल लंबाई का कोई तार है, अगर इस पर हम एक समान रूप से आवेशों को इसे वितरित कर दिए, बिछा दिए, यहाँ क्यों, यहाँ क्यों, यहाँ क्यों, यहाँ क्यों, यहाँ क्यों, कितने एल लंबाई पर अगर हम बिछा दिए आवेश को, तो इसको हम रेखीय आवेश जो वितरण होता है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व हो जाता है। ये लैम्डा क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होगा, अच्छी बात बताओ, ये आवेश किस पे ऊपर रहेगा, आवेश को हम बिछा रहे हैं, किस पर बिछा रहे हैं, एल लंबाई पर, तो ये कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। अगर हम बहुत छोटा आवेश ले रहे हैं तो यहाँ डी क्यू लेते हैं। डी फॉर होता है डिफ्रेंसिएशन, और डिफ्रेंसिएशन कब लेते हैं, जब बहुत छोटा चीज़ लेना होगा तो हम डिफ्रेंसिएशन लेते हैं। लेकिन अगर हमको बहुत बड़ा चीज़ लेना होगा तो वहाँ इंटीग्रेशन लेते हैं। मतलब डिफ्रेंसिएशन बहुत छोटे के लिए और इंटीग्रेशन बहुत बड़े के लिए। तो अगर यहाँ डी क्यू दिए तो वो छोटा सा लंबाई होगा। तो मतलब लैम्डा बराबर होता है डी क्यू बाई डी एल। ये क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। एक लंबाई पर अगर आवेश को वितरित कर देना ही कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होता है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, मतलब ये कह रहा है पृष्ठ पर, मतलब एक पृष्ठ हो, एक क्या हो, पृष्ठ हो, और इस पे मैंने आवेशों को इसे वितरित कर दिया। आवेशों को क्या किया, मैंने वितरित कर दिया। तो एक पृष्ठ पर आवेशों को वितरित कर देना ही क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर क्या होगा। अब एक बात बताओ, आवेश तो भाई आवेश को तो मैं वितरित कर ही रहा हूँ, लेकिन किस पे, एरिया पर। पृष्ठ मतलब क्या होता है, एरिया, तो इसको हमारा फार्मूला ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम बहुत छोटा आवेश लें तो बहुत छोटा एरिया होगा, तो मेरा फार्मूला ये निकल के आया। अब दूसरा आता है आयतन आवेश वितरण। क्या होता है, तो आयतन आवेश वितरण को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि रो क्या होता है, आयतन आवेश वितरण। अब ये बात बताओ, मैंने क्वेश्चन ये लिखा है कि आयतन पर, तो जाहिर सी बात है आयतन किसका निकलता है भाई, कोई गोला हो सकता है या मेरा घन हो सकता है। क्या दो चीज़ हो, तो कई चीज़ हो सकते हैं जिसका आयतन निकले। तो गोला भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं जिसके आयतन निकलता है। तो मैंने क्या किया, इस पे आवेशों को वितरित कर देना, आयतन पर आवेशों को वितरित कर देना ही कहलाता है आयतन आवेश वितरण। किस पर, आयतन पर, किसको सर जी, आवेश को। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि ये जो आवेश है वो छोटा ले लो तब, तो सर जी वैल्यूम भी बहुत छोटा ले लेंगे, और यही कहलाता है आवेश आयतन आवेश घनत्व। यह है फार्मूला। अब चलिए, अब हम आज अगर इसका कोई मात्रक पूछ ले कि सर जी लैम्डा का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और इस दूरी मतलब ये लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। अच्छा, आयतन, ये पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का क्या होगा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, कूलाम, और ये क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर
क्यूब, मतलब 1 मीटर में 1 मीटर क्यूब में कितने आवेश रखे वो कहलाता है रो, मतलब आयतन आवेश घनत्व, और 1 मीटर स्क्वायर मतलब वो क्षेत्रफल हो जाएगा। अब दूसरा टॉपिक है, हम दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक था कि वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। देखिए वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं, अच्छा ठीक है, पहले हम वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। अच्छा वैद्युत क्षेत्र मतलब जानते हैं कि किसी, जैसे आप मेरे एरिया में आ जाएंगे तो आप कहेंगे सर ये इनका क्षेत्र है। जैसे आप कभी कभी जब आम तोड़ने जाते हैं, किसी बगीचे में जाते हैं आम तोड़ने, और वहाँ का माली जब आपको दौड़ाता है तो आपको समझ जाता है यार ये एरिया किसी दूसरे का है, मतलब आपको अनुभव होने लगता है कि एरिया ये किसी दूसरे का, ये बगीचा वाला एरिया। तो हाँ, बात कर रहा है विद्युत क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ विद्युत का अनुभव है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर विद्युत क्षेत्र का अगर हम डिफाइन करें तो सिंपल सी चीज़ है, हम किसको ले जाएंगे, आवेश को। आवेश का सारा काम है, आवेश को ही ले जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि ऐसी आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत है तो इसी से उत्पन्न होता है, प्लस माइनस से। तो हम किसी आवेश को अगर हम ले जाएं, मतलब किसी क्षेत्र में, क्या बोला, किसी क्षेत्र में, कोई क्षेत्र है भाई अपना, कुछ भी क्षेत्र हो सकता है। अगर हम किसी आवेश को, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, किसी आवेश को अगर हम क्षेत्र से ले जाएं और वह आवेश जो है प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करें, मतलब अगर हम इसी आवेश को ऐसे ले जा रहे हैं और वहाँ ऐसे धुक मतलब वो या तो प्रतिकर्षण हो या तो रिपल्सन होने लगे, ऐसा जगह जब पहुँच जाएगा, जैसे कभी कभी जब कोई चीज़ सोना जब खोजने जाते हो तो एक मशीन रहता है, टू 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 करने लगता है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र आ गया जहाँ सोना होने की संभावना है। तो हम इसको आवेश को ले गए, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारा जो डिवाइस है वो ये आवेश है, इसे ले जा रहे हैं, जैसे चुंबक को जहाँ चपक लेगा वैसे ये आवेश को लेकर गए। आवेश जहाँ प्रतिकर्षण या हो आकर्षण, तो हम समझ जाएंगे बस करो वहाँ क्या है, क्षेत्र है, लेकिन कौन सा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। तो वही हमारा कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। जी परिभाषा बता दीजिए। तो परिभाषा ये हुआ कि किसी भी क्षेत्र में अगर हम आवेश को ले जाते हैं और वह आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो वही कहलाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं वो भी सीख लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब वैद्युत बल रेखाएं क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, मतलब सारा खेल आवेश का है। मतलब एक ऐसा स्वतंत्र पथ, एक ऐसा स्वतंत्र रास्ता, लेकिन कौन सा रास्ता, सीधा वाला रास्ता कि तिरछा वाला, नहीं, एक वक्राकार मतलब एक वक्र के समान हो, मतलब एक इसे एक वक्राकार पथ पर अगर आवेश स्वतंत्र रूप से जा रहा है, आवेश स्वतंत्र रूप से जा रहा है, वही कहलाता है वैद्युत बल रेखाएं। लेकिन आवेश जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये प्लस से जाएंगे और माइनस पे समाप्त हो जाती हैं, प्लस से जाएंगे और माइनस पे समाप्त हो जाती है। लेकिन ये ऐसे नहीं आते, ये हमेशा ऐसे जाएंगे, ये हमेशा ऐसे जाएंगे। तो ये क्या होता है, मतलब कि ये जो लाइन हमने खींचा है, ये लाइन ये नहीं बना रहा, आवेश तो इसे जावे कर रहा है, लेकिन ये लाइन तो हम बनाए हैं। लाइन कौन बनाया, हम। और ये हम कल्पना किए कि लाइन ऐसे ऐसे गया है, लेकिन आवेश स्वतंत्र रूप से ऐसे ही गया है, तो हमने एक ऐसे डॉटेड लाइन बना दिया ताकि आप लोग समझ जाओ ये लाइन हमने खुद बनाया है, इसीलिए इसको हम काल्पनिक रेखाएं। तो हम क्या बोलेंगे, एक ऐसा काल्पनिक वक्राकार रेखाएं जिसपे आवेश स्वतंत्र रूप से गति करती हैं, वही कहलाता है वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। वही क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। अब देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मान लो प्लस आवेश ले लिया और यहाँ माइनस आवेश ले लिया, तो ये क्या करेगा भाई, वैद्युत क्षेत्र में जब कोई वैद्युत प्लस आवेश रखेंगे तो ये क्या होता है, ये प्रतिकर्षण मतलब भागते, वहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं होते हैं वो निकलते हैं। जाहिर से अभी बताया हूँ कि प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकलते हैं, तो ये भी निकलेंगे, ये क्या होंगे, निकलेंगे। और माइनस अगर चार्ज रख देंगे तब क्या होगा, तो ये बुला लेगा, ये क्या होगा, बुला लेगा, मतलब ये क्या करेगा, ये बुला लेगा। अभी मैं बताया हूँ कि माइनस क्या करता है, वैद्युत बल रेखाएं आती हैं और प्लस क्या करता है, वैद्युत बल रेखाओं को ढकेल देती है।
ठीक है सर जी। अगर हम प्लस और माइनस दोनों चार्ज ले ले तब तो वही बताया हूँ कि प्लस से माइनस जाता है, प्लस से कहाँ जाता है, माइनस जाता है, और यहाँ प्लस से माइनस जाता है और माइनस पर समाप्त हो जाता है। यही क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं होती हैं। अच्छी बात है सर जी। लेकिन अगर कहीं प्लस प्लस द्वि आवेश ले ले तब भाई जाहिर सी बात है ये भी निकलेंगे, ये भी निकलेंगे, और देखिए ये भी निकलेंगे, ये भी निकलेंगे, सब ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, सब निकल जाएंगे, सब क्या होंगे, निकल जाएंगे, सब निकल जाएंगे, क्योंकि सब प्लस प्लस है। मतलब अगर हम दो समान चार्ज ले लें तो वहाँ एक ऐसा पॉइंट मिलेगा उनके बीच में, मतलब उसको हम न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु कहते हैं। ये इसका मतलब क्या कि देखिए इधर से भी गया और इधर से भी गया, मतलब प्लस प्लस के बीच में सब आपस में काट दिए, तो मतलब ये हमें यहाँ एक उदासीन बिंदु मिल गया। उदासीन बिंदु कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक आवेश और लाएं और यहाँ रखें और चेक करें कि ये ऐसे जा रहा है, माइनस रखें या प्लस रखें तो उसका निकला या नहीं, तो अगर हम उदासीन बिंदु पर कोई आवेश रख दे तो वह कुछ घुसगबे नहीं करेगा, तो हम ये कह सकते हैं वो कोई प्रक्रिया नहीं करेगा उदासीन बिंदु पर। तो अब इसका जो प्रॉपर्टी है अब वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल रेखाओं का गुण देख लेते हैं। पहला गुण तो वही है कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं धनात्मक से जाती हैं, धनात्मक से चलकर, धनात्मक से चलकर मतलब धनात्मक से चलकर ऋणात्मक पर समाप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। दूसरा ये होता है कि मान लीजिए जैसे विद्युत बल रेखाएं, ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं, अगर इस पर हम कोई स्पर्शी रेखा खींच दें, स्पर्शी रेखा, तो ये क्या बताता है, तो ये यही बताता है, जैसे मान लीजिए विद्युत बल रेखा इसे गया है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, और मैंने इस पर एक विद्युत स्पर्श रेखा खींच, मतलब इसको टच करता हुआ एक रेखा खींच दें, तो ये बताता है कि ये जो आवेश इस पर स्वतंत्र रूप से तो जा ही रहा था, लेकिन ये अपने मने थोड़ी ना चलेगा, इसको कोई ढकेलेगा, तो ढकेले मतलब इस पर कोई बल लग रहा है, और वह बल का दिशा कैसे है, तो ये स्पर्श रेखा जो है वो बताता है कि ये विद्युत बल की, मतलब ये बल की दिशा है, ये किसकी दिशा है, बल की, मतलब मैं बल को ऐसे ढकेल रहा हूँ तब ये आवेश ऐसे जा रहा है। तो दूसरा क्या हुआ कि जो विद्युत बल रेखाओं पर, विद्युत बल रेखाओं पर लिख देना, विद्युत बल रेखाओं पर जो स्पर्शी रेखा खींचा जाता है, जो स्पर्शी रेखा खींचा जाता है, जो स्पर्शी रेखा खींचा जाता है वह किसको जानकारी देता है, विद्युत बल की दिशा बताता है, विद्युत बल की दिशा को बताता है, विद्युत बल की दिशा को बताता है। अच्छी बात है सर जी। तीसरा चीज, जगह थोड़ा कम है इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं आप। देखिए दूसरी चीज, अगर मैं कह दूं कि ये विद्युत बल रेखाएं, अगर मैं इसको काट दूं तब, अब बताओ जब इसको हम काट देंगे, जैसे ये विद्युत बल रेखाएं एक इधर से जा रही थी और ये विद्युत बल रेखाएं इधर से जाएंगी, तो जब ये इधर से जाएंगी और एक इधर से जाएंगी, मतलब कि इसका अगर ये विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, मतलब विद्युत बल रेखाओं पे मतलब आवेश स्वतंत्र रूप से अगर ऐसे जा रहा है और ये आवेश ऐसे जा रहा है, अगर ये दूसरे को अगर कट कर देंगे तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आवेश ऐसे जा रहा है तो जाहिर सी बात है बल ढकेल रहा होगा, अगर आवेश ऐसे जा रहा हो तो बल जो ढकेल रहा होगा, लेकिन जब काट देंगे तो वहाँ देखो एक स्पर्शी ये हो गया और एक स्पर्शी ये हो गया। अच्छी बात है सर जी। तो इसकी दो दिशा बताएंगे, एक बल ऐसा और एक बल ऐसा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या हुआ कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी सर जी? अगर काटेंगी तो वो दो बल की दिशा बताएंगी, जो कि असंभव है। आप आई होप कि आपको ये आपको समझ में आया होगा। तीसरी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? अब बात ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है सर जी? इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी मतलब तीव्रता किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो चलो देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अब देखो, सारा खेल आवेश का है। सारा खेल क्या है? आवेश का। अब सर जी यहाँ कौन सा आवेश ले जाएं?
अब भाई जैसा मैं बताया हूँ ना कि जब विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश मतलब उसी का परीक्षण कर रहे हैं कि जहाँ वो किसी को खींच ले या ढकेल दे, मतलब अगर आप कोई चुंबक लिए हैं, आप किसी चीज़ को पैसा वैसा खोज रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ऐसे दिखाएंगे और जहाँ चपक गया तो आप कहेंगे यार यहाँ कुछ लोहा पदार्थ लोह पदार्थ जो ये चपका रहा है, मतलब वहाँ ऐसा संभावना है कि वहाँ लोहा है। तो ऐसे यहाँ हम आवेश को ले जा रहे हैं। अब यहाँ चुंबक ना लेकर हम आवेश को ले जा रहे हैं, लेकिन आवेश को अगर ले जा रहे हैं तो इसको हम क्यू नॉट ले लिए। कहाँ है सर जी क्यू नॉट लिए? इसका मतलब ये हुआ कि ये धन परीक्षण आवेश है, मतलब मैं इसी का परीक्षण कर रहा हूँ, इसीलिए ये धन परीक्षण आवेश, लेकिन धन है, आवेश धन है। ठीक है सर जी, चाहे आप माइनस लो चाहे प्लस लो, अगर धन लिया तो धन, तो आवेश का क्या कर रहा हूँ मैं, परीक्षण कर रहा हूँ, तो ये धन परीक्षण आवेश हो गया। धन परीक्षण आवेश को जब हम टेस्ट करेंगे तो इस पे एक बल लगेगा, इस पे क्या एक लगेगा, बल लगेगा, और वही उसी कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर जी समझ में नहीं आया? तो E बराबर हुआ F/Q0। E बराबर क्या होता है, F/Q0, मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका नाम लो, इसका नाम लो, आपका फार्मूला तैयार। अब ये जो विद्युत क्षेत्र होता है, बल कौन सी राशि होती है? बल सर जी सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि, वेक्टर फॉर्म। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? मतलब सर जी ये भी सदिश राशि है, ये भी कौन सी राशि है? सदिश राशि है, और ये तो अदिश राशि है। हमें तो बल से और ई से मतलब था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अच्छा सर जी अब इसका मात्रा भी बता दीजिए, सारा खेल अभी ई पर आ जाएगा इस पूरे चैप्टर में। अब ई क्या है? F/Q0। तो ई का मात्रक क्या होगा? एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, तो इसका मात्रक आ गया न्यूटन प्रति कूलाम आ गया सर जी। इसका थोड़ा डायमेंशन फार्मूला निकाल दीजिए। तो बल का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? F बराबर क्या होता है? ma। मैं बताया था 7 मूल राशियाँ होती हैं, MLT, जो 7 मूल राशियों में m है द्रव्यमान बिल्कुल होता है, तो m का डायरेक्ट m हो जाएगा। ये त्वरण है, 7 राशियों में जो मूल राशियों क्या त्वरण है? नहीं, त्वरण मिलके बना, इसलिए इसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो ये किस किस से बना? तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, मतलब वेग और समय से मिला। अब सर जी वेग किससे बना? वेग तो इसमें है या नहीं है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो मतलब वो दूरी से बना और समय से बना। इसीलिए ए का जो डायमेंशन फार्मूला होता है, इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब MLT⁻² हो जाएगा। ये डायरेक्ट इसका ए का जो डायमेंशन फार्मूला होता है LT⁻², और m का m हो गया, अर्थात मेरा बल का डायमेंशन फार्मूला आ गया MLT⁻²। अब Q का देखें, Q बराबर क्या? Q का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? क्या इसमें Q है? नहीं, Q बराबर क्या होता है? IT। I इसमें होता है मूल राशियों में बिल्कुल होता है, तो I का डायरेक्ट जो डायमेंशन फार्मूला होगा A होगा। समय जो है, क्या समय मूल राशियों में है? बिल्कुल है, तो इस T का डायरेक्ट T हो जाएगा, अर्थात Q का जो डायमेंशन फार्मूला निकल आ गया वो AT आ गया। अब आपको सब निकल दे दिया हूँ, अब उठा के पटक दीजिए। ये बल है, न्यूटन है, न्यूटन का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है MLT⁻²। आवेश का डायमेंशन फार्मूला होता है AT। क्या होता है? AT। अब देखो इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, अगर MLT⁻², अगर A ऊपर जाएगा तो A⁻⁻1 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T⁻⁻1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब ये आ गया MLT⁻², माइनस से कितना होता है? -3, और A⁻⁻1, यह हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशन फार्मूला हो गया, मतलब विद्युत क्षेत्र ही आप कह सकते हैं। तो अब ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर ये भी आ गया सर जी, बहुत अच्छी बात है, आप तो टॉप कर देंगे भाई। अब दूसरा चीज था वैद्युत द्विध्रुव के ना, ये बिंदु आवेश के कारण। क्या था? बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए यार। देखो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? ठीक है सर जी, वो भी निकाल देते हैं। मतलब बिंदु आवेश मतलब कोई बिंदु है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो पहले आप ये बताओ कि कूलाम का जब आप बल पढ़े थे भैया, कूलाम का नियम, तो क्या होता था? F बराबर सर जी याद आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर।
ये था कि नहीं, पता है कि नहीं पता है सर जी। ये एप्सिलॉन क्या होता था, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर कोई माध्यम रख दें, मतलब इन दोनों के आवेशों के बीच में कोई पदार्थ रख दें तो उससे क्या बोलेंगे सर जी, परावैद्युतांक बोलेंगे। तो क्या हो जाता था वहाँ, के आ जाता था। तो हम कहें के वो लिखे, आप तो जानते हैं ना, होशियार हैं आप। ठीक, ये कूलाम का नियम था, एफ का मान हमें निकल गया कूलाम के बल से। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है सर जी एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट। तो यहाँ क्यू और क्यू वन ना लेकर हमने ले लिया क्यू और एक क्यू नॉट ले लिया, दो आवेश ले लिया। दो आवेशों के बीच कूलाम बल क्या होगा, वही होगा सर जी क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, दूरी आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। अगर बीच की दूरी आर है तो कूलाम का बल यही हो जाएगा। ठीक है सर जी। अब देखिए यहाँ आवेश तो क्यू नॉट है, तो ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एफ का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, एफ का मान, और नीचे क्या है क्यू नॉट, तो नीचे क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, अर्थात हमारा फार्मूला आ गया ई बराबर, फार्मूला आ गया ई बराबर, फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया फार्मूला, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अच्छी बात है सर जी। डायमेंशन फार्मूला तो आप निकाल ही चुके हैं, मात्रक तो आप निकाल ही चुके हैं, न्यूटन प्रति कूलाम होता है सर जी, बहुत अच्छी। ये आई होप ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है सर जी। अब दूसरा चीज़ हमने वहाँ लिया था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, क्या लिया था, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, तथा दूसरा क्या था, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है सर जी, थोड़ा इसको भी पोस्टमार्टम कर ही दीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मतलब एक ऐसा निकाय, जैसे भाई ये देखो डेस्टर हमारा, ये बहुत बढ़िया डेस्टर है, ये डेस्टर है, तो ये किसी चीज़ से सब चीज़ बना है, कोई चीज़ ढांचा है। ठीक है सर जी। तो ये ऐसा निकाय मतलब एक ऐसा सर जी बना हुआ एक ऐसा चीज़, मतलब चीज़ है समझ लो, एक ऐसा सिस्टम, एक बना हुआ एक ऐसा सिस्टम जिसपे दुई आवेश हो सर जी। कौन कौन आवेश, चाहे एक ठू माइनस एक ठू प्लस, एक ठू माइनस एक ठू प्लस, मतलब दो समान परिणाम के तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को जो बना निकाय होता है, तो उनके बीच की दूरी होगी कुछ, तो दूरी मान लेते हैं 2l। दूरी कितना होता है 2l, मतलब बहुत ही अल्प दूरी पर ये जो दो आवेश होते हैं, ये बहुत अल्प दूरी मतलब बहुत तिनका भर की दूरी है, जैसे HCl और Cl में होते हैं। ठीक है सर जी। बहुत अत्यंत दूरी पर दो समान आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को जो बना निकाय होता है, वह कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। वह क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। ये जो ढांचा बन के तैयार हुआ ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। डाइपोल मोमेंट इसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। किसे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा ये होता है कि एक आवेश सर जी ठीक बा, एक आवेश तथा उनके एक आवेश से दूसरे आवेश की जो बीच की दूरी, अल्प दूरी कितना है 2l के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हाँ सर जी अब समझ में आ गया, क्या बोला हूँ कि एक आवेश तथा एक आवेश से दूसरे आवेश की जो अल्प दूरी होता है, उनके गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हमारा फार्मूला बन गया F बराबर 2, अब 2 को गुणा करेंगे 2QL, ये मेरा फार्मूला आ गया, ये मेरा क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अच्छा अगर कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, तो वह सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कोई ये पूछे कि इसकी दिशा कैसे होती है, तो इसकी दिशा ये होती है माइनस से प्लस जाता है, माइनस से प्लस जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है, माइनस से प्लस होता है। इसका फार्मूला क्या होगा 2QL। अगर इसका फार्मूला ये हो तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, द्वि का मात्रक होगा, नहीं होगा, आंकिक का न्यूमेरिकल का कोई मात्रक नहीं होता। तो Q का मात्रक क्या होगा, कूलाम, L का मात्रक क्या होगा, मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर।
कूलाम मीटर हो जाएगा। अगर इसका डायमेंशन फार्मूला कोई पूछ ले तो क्यू का तो आप निकाल ही चुके, 80 और ए लंबाई है तो इसका एल, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आ गया, डायमेंशन फार्मूला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ATL या LTA कुछ भी बोलो। ये भैया आप था, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इस पर विराम रखते हैं। और जो आगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर इस पर 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, एक निरक्षीय और एक किसी भी स्थिति पर, तो वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। जय हिंद।